हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? चलो, हम अपनी यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं विच इज रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ने से पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लो, एक बर्ड आई व्यू ले लो कि मुझे इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ये मैंने आपके गाइडलाइंस अटेस्ट कर रखी है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस पढ़ने हैं, ठीक है जी। आपको अपना स्पेशल फोकस एम्फेसिस कहाँ पे करना है? सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27, ठीक है। साथ साथ में आपको रूल 10 भी पढ़ना है। आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर आ सकते हैं एंड साथ साथ में आपको एग्रीगेट टर्नओवर निकालने को पूछे जा सकते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर पे क्वेश्चन बहुत बार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर देखा गया है। होती क्या है हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में आपको पढ़ने प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट। अब इसका मतलब क्या है? मान लो जब भी मैंने अपने आप को रजिस्टर करवाया, रजिस्ट्रेशन क्या है? एक तरीके का प्रोसीजर है जिसके थ्रू मैं अपने आप को कनेक्ट करवा पाती हूँ जीएसटी पोर्टल से, जिसके थ्रू जीएसटी डिपार्टमेंट जो है मुझे ट्रेस कर पाता है, ठीक है। अगर मुझे उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट्स करने हैं, अमेंडमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ नाम चेंज करना है, नंबर चेंज करना है, प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करना है, कोई भी अमेंडमेंट करना है, जो मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चीजें फिल करी थी उसमें चेंजेस करने हैं, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ। अब किसी को भी लगता है, मैम मेरे प्रॉपर ऑफिसर को जो जीएसटी डिपार्टमेंट के कमिश्नर है उनको अगर ऐसा लगता है कि मैंने कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करी है, फेक इनवॉइसिंग करी है, मैम मैंने सप्लाई नहीं करी पर मैंने बिल काट दिया, या फिर मैंने कोई भी गलत काम किया है, तो वो मेरा रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। पर भाई क्या कोई ऐसे भी कर देगा? नहीं। आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, आपकी सुनवाई करी जाएगी, और अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन से ये प्रूव कर दो कि भाई मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, तब आप अपने कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को रिवोक भी करवा सकते हो। कौन कौन से ऐसे केसेस में, सर्कमस्टांसेस में ये पॉसिबल होगा, तो वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे कि कब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल होने से बच सकता है, रिवोक हो सकती है वो चीज़ें। मे बी डिस्कस्ड वेरी ब्रीफली। डन है जी। सबसे बड़ा टॉपिक, रजिस्ट्रेशन होता क्या ये बताओ। अब इसको पढ़ने से पहले मुझे सिंपल सी चीज आप खुद बताओ, रजिस्ट्रेशन क्या है? एक तरीके का ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक पर्सन जीएसटी डिपार्टमेंट से कनेक्ट होता है, ठीक है जी। अब रजिस्ट्रेशन करते क्यों है? आप एक सिंपल सी चीज समझो, आपके पास आपकी यूनिक आइडेंटिटी के लिए क्या है? मैम मेरा आधार नंबर है, ठीक है जी। आधार नंबर है। अच्छा, दूसरी चीज बताओ मैम, अगर मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करूं तो वो मुझे मेरे पैन नंबर के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम लवीना है, तो लवीना नाम के तो बहुत सारे लोग होंगे, पर अगर मुझे कोई भी अपनी इनकम टैक्स की पेमेंट करवानी है, टैक्सेस की पेमेंट करानी है, तो वो मैं किसके थ्रू कराती हूँ? पैन नंबर के थ्रू, क्योंकि मेरा पैन नंबर जो है वो यूनिक है। सिमिलरली अगर मैं जीएसटी की बात करूँ, तो अगर मुझे जीएसटी के कोई भी टैक्सेस को पे कराना है, लेट इट बी सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस, तो उसके लिए जीएसटी डिपार्टमेंट मुझे एक यूनिक नंबर देता है विच इज जीएसटी नंबर, ठीक है। अब देखो, रजिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ये जो नंबर मुझे मिलता है, कैसे मिलता है? घर बैठे मिल जाएगा? नहीं। जब मैं अप्लाई करूंगी उस चीज के लिए, जब मैं अपने आप को रजिस्टर कराऊंगी, जब मैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक एग्जांपल पढ़ रखा है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का। कंपनी बनती कब है? कंपनी इनकॉर्पोरेट कब होती है? जब हम काफी सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आरओसी को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का एमओए, कंपनी का एओए। तो सिमिलरली अगर मुझे अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना है, तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू रूट होना पड़ेगा, और जिसके तहत मुझे एक यूनिक नंबर मिलेगा, जिससे इनकम टैक्स डिपार्ट जिससे जीएसटी डिपार्टमेंट मुझे रिकॉग्नाइज करता है कि भाई आज मान लो 1000 रुपए गवर्नमेंट के खाते में आए, तो किसने भेजे? वो किस लवीना अग्रवाल ने, वो मुझे आइडेंटिफाई करते हैं मेरे जीएसटी नंबर के थ्रू, ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट, द रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर। जो भी सामान सप्लाई कर रहा है, लेट इट बी गुड, लेट इट बी सर्विस। अगर मैं आपको गुड्स दे रही हूँ, अगर मैं आपको बुक्स दे रही हूँ, तो वो गुड्स की सप्लाई में आएगा। अगर मैं आपको लेक्चर्स दे रही हूँ, तो वो सर्विस की सप्लाई में आएगा। तो जो भी सप्लायर है, ऑब्टेन करता है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड फ्रॉम जीएसटी अथॉरिटीज। जीएसटी अथॉरिटीज मुझे एक यूनिक नंबर देंगी जो कि 15 डिजिट्स का होता है, ठीक है। और इसे मैं क्या कहती हूँ? GSTIN, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब मैं आपको एक बहुत खास बात बताती हूँ। जो ये जीएसटी नंबर होता है ना, इसके अंदर आपका पैन नंबर ही इन्वॉल्व होता है। पहले की जो 2 डिजिट होती है आपकी स्टेट की कोड होती है कि आप कौन सी स्टेट के अंदर अपने आप को रजिस्टर करा रहे हो। जैसे कि दिल्ली का जो है वो 07 है। उसके बाद आपका पैन नंबर आता है और फिर आपका एंटिटी कोड आता है। तो जीएसटी नंबर जो 15 डिजिट का होता है उसके अंदर आपका पैन नंबर इंक्लूड होता है। चलो, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि मैम जो जीएसटी नंबर है वो क्या है? 15 डिजिट का यूनिक नंबर है, जिसको मैं GSTIN कहती हूँ, जो कि जीएसटी अथॉरिटी सप्लायर को प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। ये जो रजिस्ट्रेशन है ये बहुत बेसिक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि 2 पर्पस को फुलफिल करता है।
पहला कौन-सा आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्स पेयर जो मैंने आपको समझाया। भाई उसको कैसे पता गवर्नमेंट को कि ₹1000 मैंने डिपॉज़िट करा है, कौन सी लवीना ने डिपॉज़िट करा है, कौन से आकाश ने डिपॉज़िट करा है। वो उन्हें पता चलता है जीएसटी नंबर के थ्रू कि अच्छा इस बिज़नेस के थ्रू जो ये काम करते हैं, जो लेक्चर देते हैं, जो पढ़ाते हैं, उनसे ये पैसा आया है। एंड ऑल्सो टू चेक द कंप्लायंस मैकेनिज़्म कि जो भी हमने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, जीएसटी के अंदर जो भी चीज़ें डाली है, वो सही तरीके से कंप्लाई हो रही है या फिर नहीं हो रही। Third point, that registration legally recognize a person as a supplier of goods and service। अगर आज मैं अपने आप को रजिस्टर कराती हूँ कि मैम मेरा एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर मैं सर्विस देती हूँ बच्चों को एजुकेशन सर्विस, और अगर मैंने उस चीज़ का जीएसटी नंबर निकलवा लिया तो लॉ की नज़रों में वो पूरे नेशन वाइड मुझे लीगली रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि भाई मैं इसी गुड्स का या इसी सर्विस की सप्लायर हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी मार्केट में जाती हो, आपको एक जीएसटी नंबर मिलता है, आप लेट सपोज ड्राई फ्रूट की दुकान पे गए, आप लेट्स सपोज ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे गए, ठीक है जी? आप ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे गए, आपको उन्होंने क्या किया? बिल चार्ज करके दिया। छोड़ो, इस एग्ज़ाम्पल को भी हटाओ। अगर आप किसी भी ऐसी शॉप पे गए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एसी वगैरह की, इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेज़ की शॉप पे गए, ठीक है जी? आपको अपने घर के लिए खरीदना था, तो जो भी आपका इनवॉइस रेज़ होकर आया, उसके अंदर आपका जीएसटी ऐड हो गया और सामने वाले पर्सन ने अपना जीएसटी नंबर उसमें मेंशन कर रखा था। अब जो जीएसटी नंबर है, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, वो एक ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट है जो कि ये बताता है कि सामने वाला जो सप्लायर है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट चला रहा है, जो शॉप चला रहा है, वो उसी चीज़ में ट्रेड करता है, वो उसी चीज़ का काम है, उसका बिज़नेस ही उसी चीज़ का है। तो रजिस्ट्रेशन लीगली रिकॉग्नाइज़ करता है उस पर्सन को एज़ अ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस कि वो उसी चीज़ का गुड्स या उसी चीज़ की सर्विस प्रोवाइड करता है, जो चीज़ हम अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मेंशन करते हैं, जो बिज़नेस मैं अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मेंशन करती हूँ। इट ऑल्सो ऑथराइज़ हिम टू कलेक्ट टैक्सेस। जीएसटी नंबर इतनी बड़ी पावर देता है कि सामने वाला पर्सन जीएसटी नंबर के बेसिस के ऊपर आपसे टैक्स कलेक्ट कर सकता है। आज कोई भी पर्सन जो है आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता अनलेस एंड अदरवाइज ही हैज़ अ जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर आपको ऑथराइज करता है कि आप सामने वाले कस्टमर से टैक्स को कलेक्ट कर सकते हो, और जो भी आपने टैक्स बेटा पे कर रखा था अपनी परचेजेस के टाइम पे, उसको आप सेट ऑफ करवा सकते हो, उसको आप वहां से सेट ऑफ करा सकते हो। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो मैंने आपको वैट में समझाया था, बिकॉज जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। जो भी आपने पे किया, लेट सपोज आपने एक सामान खरीदा 600 में, आप आपने सामान खरीदा था जिस पर आपने टैक्स पे किया 600 रुपीज। अब आपने वही सामान बेच दिया पर उस पे जो टैक्स आ रहा है वो आ रहा है 1000 रुपीज, तो आप कस्टमर से 1000 रुपीज टैक्स लोगे, और आपने ऑलरेडी 600 गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा रखे हैं, तो आप 400 रुपए का जो बैलेंसिंग डिफरेंस है वही गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराओगे। तो आप अपने इनपुट जो आपके पास है उसको सेट ऑफ कर सकते हो अपनी आउटपुट की लाइबिलिटी से। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे ठीक कर लो, रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो बेटा अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है वो सारे टैक्सेस का जो उसने गुड्स की परचेज के टाइम पे किए थे। मैम, मान लो अगर मैंने कोई सामान खरीदा था तो भाई जो भी मैंने इनपुट पे किया था वो सारा का सारा इनपुट को मैं सेट ऑफ करवा सकती हूँ। फिफ्थ पॉइंट, अंडर इनडायरेक्ट टैक्स रिजर्न, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपके पास दो पावर नहीं है, ना तो आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो और ना ही जो आपने टैक्स पे किया था परचेज के टाइम पे उसको आप कम कर सकते हो, उसका आप क्रेडिट ले सकते हो, उसको आप वापस पा सकते हो। इसका मतलब, अगर मैंने मैम कोई भी सामान परचेज़ किया था, परचेज़ के टाइम पे मैंने 600 रुपीज़ का जीएसटी पे किया था। अगर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, मेरे पास जीएसटी नंबर जो है वो नहीं है, तो मैं तो ना तो सामने वाले कस्टमर से टैक्स माँग सकती हूँ और ना ही ये 600 रुपए को सेट ऑफ करवा सकती हूँ, इसका इनपुट क्लेम कर सकती हूँ, दोनों काम नहीं हो सकते। पर अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ, मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, मेरे पास जीएसटी नंबर है, तो सामने वाले कस्टमर से टैक्स भी ले सकती हूँ और ये 600 रुपए अपने माइनस भी करवा सकती हूँ। तो आई होप ये आप लिख कर आना जब भी आपसे रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन के एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है? मैम लीगल रजिस्ट्रेशन, भाई मैंने यही चीज़ आपको बताई है कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो पूरा नेशन आपको रिकॉग्नाइज करेगा कि आप इस चीज़ का काम धंधा करते हो। ये चीज़ आपके बिज़नेस का पार्ट है। ये एक्टिविटी आप बिज़नेस के अंदर करते हो। ठीक है? आज सिंपल सी चीज़ है, किसी भी पर्सन ने जीएसटी नंबर ले रखा है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का, तो हम समझेंगे ना कि उसका बिज़नेस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की डीलिंग करना है। किसी पर्सन ने अगर आपका जो जीएसटी नंबर है, वो आपका जीएसटी नंबर ले रखा है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी फ्रूट्स का, ड्राई फ्रूट्स वगैरह का, तो समझ में आएगा ना कि वो ड्राई फ्रूट्स की ट्रेडिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो ये जीएसटी नंबर बेटा वो चीज़ इम्प्लाई करता है। गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विस भी हो सकती है, कोई भी चीज़। चलो, द सप्लायर गेट नेशन वाइज़ लीगल रिकॉग्निशन एज़ अ सप्लायर ऑफ सच गुड्स एंड सच सर्विसेज़ इन इंडिया। ठीक है जी।
ऑथराइजेशन फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स, वही एडवांटेज का रजिस्ट्रेशन का, आपको पावर मिलती है कि आप अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से टैक्स को कलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप गुड्स दे रहे हो, जो भी आप सप्लाई दे रहे हो उसके ऊपर, ठीक है? वो आप अपना जो टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। अब एक बेटा यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ये अभी तो शायद आपको समझ में नहीं आएगी, पर देखो क्या लिखा हुआ है, ही कैन ऑल्सो पास ऑन द क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड टू द परचेजर्स ऑफ गुड्स एंड रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। अब अगर मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल में लेकर चलूँ, मैं आपको सप्लायर डिस्ट्रीब्यूशन चेन समझाऊँ, तो देखो उसके अंदर क्या होता है, मैम सबसे पहले क्या आता है मेरा मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर जो सामान जो है वो जाता है बेटा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से सामान जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर से टेलर के पास और रिटेलर से फाइनल कस्टमर के पास। अब देखो सिंपल सी चीज़ ये समझने की कोशिश करना कि मैम अगर मैं इस फेज़ पर हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर के फेज़ पे हूँ, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने जब वो मैन्युफैक्चरर से खरीदा था, तब उसने लेट्स सपोज़ ₹600 का जीएसटी पे किया था। अब जब वो होलसेलर को दे रहा है, तब उसके ₹1000 का जीएसटी उसने कलेक्ट किया। अब ₹1000 का उसने कलेक्ट किया, 600 का ऑलरेडी गवर्नमेंट को डिपॉज़िट करवा चुका अपनी जेब से, तो ₹400 डिफरेंस वो डिपॉज़िट कराएगा जीएसटी के। अब आप पहली चीज़ तो टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, दूसरी चीज़ क्रेडिट जो है वो पास ऑन कर सकते हो। जब ये जो होलसेलर है आगे रिटेलर को बेचेगा, लेट्स सपोज़ ₹1200 का टैक्स आया, तो ये होलसेलर अपने ₹1000 कम करवा सकता है। ₹1000 कम करवा सकता है। पर गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि ये जो ₹1000 वो होलसेलर के हमारे पास आ रखे हैं? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करके देगा। डिस्ट्रीब्यूटर गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करके देगा। और वो रिटर्न फाइल ही कब कर सकता है? जब उसके पास जीएसटी नंबर हो, ठीक है? ही कैन ऑल्सो पास ऑन द क्रेडिट, वो डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को क्रेडिट जो है वो पास ऑन कर दिया, जो भी उसने होलसेलर ने अपनी परचेज के टाइम पे टैक्स पे किया था वो उसका इनपुट ले सकते हैं। क्रेडिट भी पास ऑन होता है जब तक कि वो फाइनल कस्टमर तक नहीं पहुंच पाता। अगर ये लाइन आपको क्लियर होगी तो इट्स परफेक्ट, नहीं हुई तो वेट करो, जब हम जीएसटी एज अ होल पढ़ेंगे ना तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर बेनिफिट ऑफ आईटीसी, अब इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है, मुझे पता है जो भी मैम मैंने परचेज के टाइम पे टैक्स पे किया था, वो मैं माइनस करवा सकती हूँ। जैसे हमने इनकम टैक्स के अंदर पढ़ रखा है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के प्रोविज़न थे, तो भाई मैं सेट ऑफ करवा सकती हूँ जो भी मैंने टैक्स ऑलरेडी पे करके आ चुकी हूँ। किसके ऊपर? जो मैंने इनपुट्स पे खरीदा था, जो मैंने इनपुट्स पे पे किया था। मैंने कोई भी सामान खरीदा, लेट्स सपोज़ एसी खरीदा, एसी पे जो मैंने टैक्स पे किया था, वो मैं माइनस करा लूँगी। इनपुट सर्विसेज़, कोई सर्विसेज़ मैंने ली थी, फिर उसका भी टैक्स माइनस करा सकती हूँ। कैपिटल गुड्स, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, अगर मैम मैंने अपना कोई भी प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, उस पे कोई भी टैक्स पे किया, तो मैं उसको भी माइनस करवा सकती हूँ। फिर सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, भाई ये जो क्रेडिट का फ्लो है बिल्कुल सीमलेस चलता है। मैम मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, सीमलेस फ्लो है। हर लेवल पे सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लगता है। जो आपका क्रेडिट का फ्लो है वो सीमलेस है कि डिस्ट्रीब्यूटर भाई एक काम करेगा, जो क्रेडिट है वो होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा। मैम क्या मतलब? होलसेलर जो भी टैक्स पे करेगा वो बाद में जाके उसको सेट ऑफ करवा लेगा अपने जो टैक्स उसने पे कर रखा था। ये चीज़ है, ठीक है? टिल द लास्ट सप्लायर इन द चेन, ये जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट पास ऑन होता रहता है। मतलब सिंपल चीज़ समझने की कोशिश ये करना कि जो भी मेरे को पेमेंट मैंने कर रखी है, उसको मैं पेमेंट को माइनस करवा लूँगी अपनी लायबिलिटी से, आउटपुट की लायबिलिटी से, ठीक है? अब चलो डेफिनेशन ऑफ टीपी। टीपी का मतलब क्या होता है? टीपी मेरा मतलब होता है टैक्सेबल पर्सन। मैम रजिस्ट्रेशन तो एक प्रोसेस था, पर रजिस्ट्रेशन करवाता कौन है? टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन करवाता है। कौन करवाता है? टैक्सेबल पर्सन। जीएसटी के डेफिनेशन के हिसाब से जो भी पर्सन टैक्स कलेक्ट कर रहा है, जो भी पर्सन टैक्स पे कर रहा है, वो टैक्सेबल पर्सन है। टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड, जो जीएसटी पे रजिस्टर्ड है, या फिर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है, जिसको होना चाहिए था रजिस्टर्ड, ठीक है? अंडर सेक्शन 22 और 24। 22 बेटा सेक्शन आगे मैं बताऊंगी, बात करता है कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जब आपको अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवाना है। और 24 बताता है कि भाई कंपल्सरी तुम्हारी कोई भी लिमिट हो, चाहे तुम ₹1 की सेल क्यों ना कर रहे हो, चाहे तुम 10 लाख की सेल क्यों ना कर रहे हो, तुम्हें कंपल्सरी मैंडेटरी अपने आप को जीएसटी पे रजिस्टर करवाने की रिक्वायरमेंट है। तो ये आप कब करवाओगे? लिमिट के हिसाब से, और ये है कंपल्शन के हिसाब से, ठीक है? तो टैक्सेबल पर्सन एक ऐसा पर्सन है जिसको अपने आप को रजिस्टर करवाना है, या तो उसने करवा रखा है या फिर लायबल टू बी रजिस्टर है, ठीक है? उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है इस टर्म की? जीएसटी लॉ के हिसाब से जो कंसेप्ट है बेटा टैक्सेबल पर्सन का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ टू बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। भाई गुड्स या सर्विस के ऊपर जो भी टैक्स है, गवर्नमेंट तक कौन पहुँचाएगा?
टैक्सेबल पर्सन पहुँचाएगा। और वो टैक्सेबल पर्सन या तो रजिस्टर्ड हो सकता है या फिर लायबल है कि भाई तेरे को रजिस्टर होना पड़ेगा। जो डेफिनेशन है टैक्सेबल पर्सन की, उसके अंदर कौन-कौन से लोग आते हैं? कहते हैं अ रजिस्टर्ड पर्सन इज़ अ टैक्सेबल पर्सन। जो पर्सन ऑलरेडी जीएसटी पे रजिस्टर्ड है, जिसके पास ऑलरेडी जीएसटी नंबर है, वो मेरा टैक्सेबल पर्सन है। इवन एन अनरजिस्टर्ड पर्सन हू इज़ लायबल टू बी रजिस्टर्ड इज़ अ टैक्सेबल पर्सन। ऐसा मैम जो अभी जीएसटी पे रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके पास अभी जीएसटी नंबर नहीं है, पर उसको हो जाना चाहिए, वो लायबल है, उसकी लायबिलिटी बन गई है कि उसको अब रजिस्टर हो जाना चाहिए। क्यों? अगर वो सेक्शन 22 या 24 में फ़ॉल कर गया। ये दोनों सेक्शन क्या है मैं आगे बताती हूँ। अगर बेसिकली ये सेक्शन बात करते हैं थ्रेशहोल्ड की, कि आपकी जो सेल्स है, अगर जो 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख से ऊपर हो जाएगी, डिपेंडिंग कि आप क्या काम कर रहे हो, कौन-सी स्टेट से बिलॉन्ग करते हो, तो वो थ्रेशहोल्ड आपकी उस हिसाब से लगती है। तो अगर आपकी सेल इन लिमिट से ऊपर हो जाएगी, तो भाई आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट है। तो वही चीज़ लिखी हुई है। अभी के लिए आप अनरजिस्टर्ड हो, आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, पर आप लायबल हो गए हो रजिस्टर कराने के लिए क्योंकि आपकी जो टर्नओवर है, वो मीट हो गई है, तो वो भी मेरा टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा। थर्ड, अ पर्सन नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। एक पर्सन को रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, जीएसटी लेने की जरूरत ही नहीं है, बट हैज टेकन वॉलंटरी, अपनी मर्जी से उसने ले लिया। मैम कौन है इतना बेवकूफ जो अपनी मर्जी से टैक्स पेमेंट करवाना चाहता है, अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है। बेटा देखो कुछ कुछ ना लीगल कंप्लाइंसेस होते हैं। आजकल क्या है कि अगर आप कोई भी बैंक अकाउंट खोलना है, कोई बड़ी बड़ी कंपनी होती है, आप कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी का लेट्स सपोज स्टार्टअप्स वगैरह आते हैं, तो स्टार्टअप के अंदर क्या है कि अगर आपको कोई फंडिंग चाहिए, बैंक अकाउंट खोलना है, अगर आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी है, मेटा इंटीग्रेशन वगैरह करवाना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? जीएसटी नंबर होना चाहिए, आपकी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए क्या होता है कि वो वॉलंटरी, उनको ज़रूरत भी नहीं है, ना उनकी टर्नओवर लिमिट ब्रीच हुई है, पर वो खुद से जाके अपना जीएसटी नंबर ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? ताकि उनको फंडिंग वगैरह आसानी से मिल जाए, लोग उन पे ट्रस्ट करें कि हाँ भाई जेन्युइन पार्टी है, फ्रॉड नहीं है, एक्जिस्टेंस है इसके बिज़नेस का। एंड गॉट हिम सेल्फ रजिस्टर्ड इज़ ऑल्सो अ टैक्सेबल पर्सन। तो भाई रजिस्ट्रेशन इज़ अ स्मॉलर टर्म, बिकॉज़ ये प्रोसेस को डिफाइन करता है, ये प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आपको रजिस्टर होना चाहिए। पर टैक्सेबल पर्सन इज़ अ वाइडर टर्म, कहते हैं सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्सेबल पर्सन नहीं है। ऐसा बंदा जो कि रजिस्टर्ड है वो भी टैक्सेबल है, जो कि अनरजिस्टर्ड है बट टैक्स जो कि अनरजिस्टर्ड है पर लायबल टू रजिस्ट्रेशन है, वो भी टैक्सेबल पर्सन है। और जो कि खुद से जाके अपना जीएसटी नंबर ले लेता है, वो भी मेरा टैक्सेबल पर्सन है। टैक्सेबल पर्सन का सिंपल सा मतलब है वो बंदा जो कि जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को अपने गुड्स और सर्विस की सप्लाई के ऊपर। ठीक है? A supply to attract GST should be made by a taxable person. ठीक है? However, it may be made to a non-taxable person. जो भी आप सप्लाई कर रहे हो, एक टैक्सेबल पर्सन सामान किसको बेच सकता है? दूसरे टैक्सेबल पर्सन को। मैम कहने का मतलब एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को सामान बेच सकता है, एक टैक्सेबल पर्सन दूसरे नॉन टैक्सेबल पर्सन को सामान बेच सकता है, एक दुकानदार एक कस्टमर को सामान बेच सकता है, पर कोई भी दो नॉन टैक्सेबल पर्सन एक दूसरे को टैक्सेबल सप्लाइज़ नहीं कर सकते। मतलब मैं एज़ अ कस्टमर एक और कस्टमर को अगर सामान बेचूँगी, तो वो कभी भी जीएसटी के एम्बिट में नहीं आएगी बिकॉज़ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज़ ही कैसे करेगी? आप दोनों ही नॉन टैक्सेबल हो, आप दोनों के पास ही जीएसटी नंबर नहीं है। अगर ये तो वो वाला केस हो गया कि मैंने एक सामान अपनी मम्मी को सेल कर दिया, मैंने एक सामान मेरे घर साथ में एक नेबर थे उनको बेच दिया, तो क्या मैं उसपे जीएसटी लगाऊँगी? नहीं, क्योंकि हम दोनों नॉन टैक्सेबल पर्सन हो गए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अ सप्लाई बिटवीन 2 नॉन टैक्सेबल पर्सन डज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूट टैक्सेबल सप्लाइज़, उसको हम जीएसटी के हिसाब से टैक्सेबल सप्लाइज़ नहीं कहेंगे। तो अब एक चीज़ क्लियर हो गई, रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं है, मैम रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मुझे जीएसटी नंबर मिलता है। इसके 2 पर्पस होते हैं, एक तो टैक्स पेयर की आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि भाई कौन पे कर रहा है और दूसरा कंप्लायंस मेरा मेंटेन रहे। फिर तीसरी चीज़, रजिस्ट्रेशन एक पर्सन को ऑथराइज़ करता है कि भाई सामने वाले क्लाइंट से आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन आपको हेल्प करता है कि आप अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हो और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ना तो टैक्स क्लेम कर पाओगे, ना ही अपना आईटीसी ले पाओगे। ये आपके एडवांटेजेस आ गई। फिर आता है आपका टैक्सेबल पर्सन की डेफिनिशन, एक ऐसा पर्सन जो कि रजिस्टर हो चुका है या फिर जिसकी लायबिलिटी अराइज हो गई है कि भाई अब तो तेरे को रजिस्टर होना ही पड़ेगा एज पर सेक्शन 22 एंड 24। इंपॉर्टेंस क्या है? 3 लोग टैक्सेबल पर्सन माने जाते हैं, जो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, जो अभी रजिस्टर नहीं है पर लायबल टू रजिस्टर है जिसको हो जाना चाहिए, और जो खुद से रजिस्टर होके बैठ गया। ठीक है जी? उसके बाद एक सप्लाई को टैक्सेबल बनाने के लिए वो टैक्सेबल पर्सन के थ्रू रूट हो सकती है।
टैक्सेबल पर्सन सामान बेच सकता है किसी और टैक्सेबल पर्सन को, किसी नॉन टैक्सेबल पर्सन को, पर 2 जो नॉन टैक्सेबल पर्सन है, वो कभी भी टैक्सेबल सप्लाइज़ नहीं कर सकते। इसका सिंपल सा मतलब है कि 2 नॉन टैक्सेबल पर्सन जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वो जीएसटी काट नहीं सकते। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो देखो 6 टाइप के आपके तरीके से रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। सबसे पहले पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जो पर्सन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल है, कहाँ गवर्न है? सेक्शन नंबर 22 के अंदर। देखो, जो पर्सन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल है, वो कौन होगा? मैम वो पर्सन जिसकी थ्रेशोल्ड मीट हो चुकी है। अब बेटा थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है? थ्रेशोल्ड समझो एक तरीके की आपकी लिमिट। अगर आपने उस लिमिट को कर दिया ब्रीच, तो भाई आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। अब मैम वो लिमिट क्या है? वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स होती है। डिफरेंट स्टेट्स हैज़ डिफरेंट लिमिट ऑफ थ्रेशोल्ड, ठीक है? तो इस थ्रेशोल्ड की लिमिट को डिटरमाइन करने के लिए मैं एक टॉपिक पढ़ती हूँ व्हिच इज़ एग्रीगेट टर्नओवर, कि भाई अगर मेरी एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो थ्रेशोल्ड की लिमिट से एक्सीड कर जाएगी, तो मुझे सेक्शन नंबर 22 के हिसाब से पर्सन को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद सेकंड आता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस, सेक्शन नंबर 24, कि भाई हम देखेंगे ही नहीं, ₹1 की भी सेल करोगे, डे 1 से आपको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी करवाना पड़ेगा। आपकी कोई भी लिमिट, कोई भी टर्नओवर, सेल्स कुछ नहीं देखना, सिर्फ आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। थर्ड आता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी का मतलब अपनी खुद की मर्जी से। मैम ऐसा क्यों करेगा कोई? कोई अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा कि भाई मैं खुद से रजिस्ट्रेशन करवा के आता हूँ, खुद से टैक्स पे करवाऊँगा? भाई सीधी-सी बात है, आजकल जो भी कंपनीज़ वगैरह होती है, लेट्स सपोज़ कोई भी स्टार्टअप वगैरह होते हैं, तो भाई वो मैंडेटरी अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं जीएसटी के अंदर, बिकॉज़ जीएसटी नंबर एक तरीके की ना उनको एक ऐसा फेम देता है, सामने वाले पर्सन को कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ भाई ये जो पर्सन है ना, फ्रॉड तो नहीं करेगा, जेन्युइन तो पर्सन है। अब दूसरे पर्सपेक्टिव में समझो, बेटा अगर आपके पास जीएसटी नंबर होता है, तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आप यूज़ कर सकते हो। बैंक से लोन सैंक्शन ईज़ी हो जाता है, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट डबल हो जाता है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। साथ-साथ में जितने भी अलग-अलग फीचर्स होते हैं मार्केटिंग वगैरह के, अगर आपको पता होगा कि कभी व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन भी होता है, तो व्हाट्सएप इंटीग्रेशन कराने के लिए, कहने का मतलब कि व्हाट्सएप मार्केटिंग वगैरह होती है, तो उसके अंदर भी वो रिक्वायरमेंट बोलते हैं कि भाई आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बेनिफिट्स कब मिल रहे हैं? अगर मैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाती हूँ, अगर मेरे पास जीएसटी नंबर है। बेशक मेरी लिमिट ब्रीच ना हुई हो, बेशक मैं कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में नहीं आती, पर मैं खुद से जाके अपने आप को रजिस्टर कर लेती हूँ बिकॉज़ उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब फोर्थ, डीम्ड रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 26। अब ये डीम्ड रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? बेटा देखो, जीएसटी स्ट्रक्चर में कौन-कौन से एक्ट्स होते हैं? मैम हमने पढ़ा है सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट। ठीक है जी, ये सारे एक्ट पढ़े। अगर मैं सीजीएसटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर करा लेती हूँ, तो मान लिया जाएगा, डीम है, मान लिया जाएगा कि मैंने एसजीएसटी और आईजीएसटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर करा लिया। मतलब मुझे अलग-अलग एक्ट में जाके अपने आप को अलग-अलग रजिस्टर नहीं कराना, एक में भी करा लोगे, तो आप डीम रजिस्टर्ड हो जाओगे बाकी एक्ट्स के लिए। ये आगे आने वाले सेक्शन के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर फिफ्थ आता है सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन और टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। अगर भाई प्रॉपर ऑफिसर, मैम जीएसटी डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज़ जो सब चीज़ें रेगुलेट करती है, कंप्लायंसेस चेक करती है, उसे हम क्या कहते हैं? पीओ, दैट इज़ प्रॉपर ऑफिसर। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि भाई आपने तो फेक बिलिंग करी है या फिर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट ब्रीच हो गई है, मतलब आप जो लायबल थे, आप लायबल हो चुके हो रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो खुद से सुओ मोटो अपनी मर्जी से आपको रजिस्टर कर देगा और उसको हम कहते हैं टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, कि भाई उसने आपको रजिस्टर कर दिया। अब टाइम रहते ही या तो आप डॉक्यूमेंट्स फर्निश कर दो कि भाई आप लायबल नहीं थे, या फिर आप खुद से अपने आप को रजिस्टर कर लो, आप टेम्पररी बेसिस पे रजिस्टर्ड हो चुके हो। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि भाई आपकी लिमिट ब्रीच हो गई है, तो आपको टेम्पररी वो रजिस्टर कर देगा अपनी मर्जी से सुओ मोटो। उसके बाद स्पेशल प्रोविजन फॉर सीटीपी एंड एनआरटीपी। अब ये दोनों टाइप के लोग कौन-कौन से होते हैं मैं बताती हूँ। बेटा बहुत सारी ना एग्जीबिशंस लगती है कभी पे, ट्रेड फेयर लगता है, तो आपको पता है कि अलग-अलग देशों से, दिल्ली में भी बहुत बार होता है, अलग-अलग देशों से क्या आते हैं, लोग आते हैं, अपने हैंडीक्राफ्ट गुड्स दे के जाते हैं या फिर कुछ और उनका जो सामान वगैरह होता है उसको ट्रेड करते हैं। तो बेटा उनके लिए स्पेशल प्रोविजन क्या है? उसको हम कहते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन व्हिच इज़ सीटीपी। एक ऐसा पर्सन जिसका प्लेस ऑफ बिज़नेस दिल्ली के अंदर नहीं है, जो दिल्ली में काम नहीं करता, पर दिल्ली में आता है क्योंकि एग्जीबिशन लगी हुई है, ट्रेड फेयर लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, अपना सामान बेचने के लिए वो आता है। तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है कि भाई कैजुअली यहाँ पे आता-जाता रहता है। तो उसका क्या प्रोसेस होता है? उसको भी रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट है। फिर एक होता है एनआरटीपी। एनआरटीपी का मतलब क्या होता है? होता तो सीटीपी जैसा है, पर ये इंडिया का नहीं होता, ये बाहर से आया हुआ बंदा होता है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कोई बाहर से विदेश से बंदा आया है अपना सामान बेचने के लिए, वो इंडिया में नहीं रहता, किसी स्टेट में नहीं रहता, पर वहां से आया अपना सामान ट्रेड करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इन दोनों पर्सन को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ठीक है जी। अब मैं आपको बहुत बढ़िया कंसेप्ट पे लेकर चलती हूँ विच इज एग्रीगेट टर्नओवर। अब बेटा जितने भी स्टार लगा सकते हो इस टॉपिक पे लगा देना, बिकॉज प्रीवियस ईयर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सिंपल बताओ एग्रीगेट टर्नओवर क्या निकल कर आएगी? तो कुछ भी नहीं करना, आपका एग्रीगेट टर्नओवर नाम में ही लिखा है। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? मैम टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, और एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है कंसोलिडेशन। सारी सेल्स को कंसोलिडेट कर दो।
सारी की सारी सेल्स को कंसोलिडेट कर दो। मैम पर सारी सेल में कौन-कौन सी सेल? देखो, ये इतनी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, पर मैं आपको एक लाइन में ख़त्म कर सकती हूँ। एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर आपका सिग्मा सेल्स कंसीडर होंगी, जिसके अंदर कभी भी परचेज़ेज़ को आप कंसीडर नहीं करोगे। अगर कहीं भी क्वेश्चन में आपको परचेज़ेज़ गिवन है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, बट ऑब्वियस चीज़ है, परचेज़ कब से सेल की पार्ट होने लग गई? तो परचेज़ को कंसीडर नहीं करना। जितनी भी सेल है, चाहे वो टैक्सेबल है, exempt है, कैसी भी सेल क्यों ना हो, कोई से भी स्टेट से क्यों ना हो रही हो, सबको कंसोलिडेट कर देंगे और एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बन जाएगी। अब इतनी सारी चीज़ें आपको इसलिए समझाई जा रही है ताकि आपको पता चले कि भाई अगर मुझे डेफिनेशन आती है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू कंसोलिडेटेड टोटल वैल्यू ऑफ ऑल दैट टैक्सेबल सप्लाईज। भाई जो भी आप सप्लाईज कर रहे हो टैक्सेबल टैक्सेबल सप्लाईज का मतलब क्या है? मैम उस पर जीएसटी लगता है, लेट इट बी 5% लगता है, लेट बी 12%। तो कोई भी उसमें जीएसटी लगता है तो वो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनती है। बट यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय अ पर्सन ऑन आरसीएम। अब ये जो लाइन है इसको अभी के लिए भूल जाओ। ये देखो, एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, जो भी आपने परचेज करा था, भाई यही तो मतलब हुआ। मैम इनवर्ड का मतलब क्या हुआ? जो भी मैंने परचेज किया था। आउटवर्ड का मतलब क्या है? जो भी मैंने सेल करी है। तो कह रहे जो भी आपने इनवर्ड में करा है, जो भी आपकी इनवर्ड सप्लाई है, जो भी आपने परचेज करी है, वो वैल्यू को एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं मानना। अरे भाई ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है। परचेज़ कब से सेल की पार्ट हो गई? परचेज़ अलग है, सेल्स अलग है। परचेज़ कभी भी सेल्स का पार्ट थोड़ी होती है। मतलब तो इसका मतलब क्या है? इनवर्ड सप्लाई। मैम इसको तो मैं वैसे भी नहीं लेने वाली थी। जो भी मैं परचेज़ कर रही हूँ, वो मैं सेल के अंदर थोड़ी दिखाती हूँ, तो मैं परचेज़ में दिखाती हूँ। तो ये ऑलरेडी मैं एक्सक्लूड करने वाली थी। ये क्वेश्चन नहीं भी बताता, बेसिकली टॉपिक नहीं भी होता तब भी मैं समझ जाती। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑन व्हिच टैक्स इज़ पेबल बाय अ पर्सन ऑन आरसीएम बेसिस। अब आरसीएम क्या होता है मैम? ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है? ये बेटा पूरा का पूरा ना आपका एक चैप्टर है आरसीएम का। तो हम उसके अंदर समझेंगे कि आरसीएम क्या होता है। अभी ये चीज समझना, आरसीएम एक सिंपल सा ऐसा फंडा है जिसके अंदर जो रिसिपिएंट होता है वही गवर्नमेंट को टैक्स पे करवाता है। मैकेनिज्म क्या बनता है? गवर्नमेंट है, सप्लायर है, रिसिपिएंट है। अब क्या होता है, फ्लो ऐसा एल शेप का होता है, उल्टा एल, जो मैंने आपको सिखाया था कि सप्लायर जो है रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता है। ये मेरा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है जो ऐसे तरीके से फॉल करता है। पर आरसीएम मैकेनिज्म क्या कहता है कि भाई सप्लायर जो है, लेट सपोज अगर एक सामान जब वो 1000 रुपए का है, उस पर टैक्स लगा 100 रुपए का, तो 1100 रुपए बन गए। तो इस केस में अगर आरसीएम लग रहा है तो सप्लायर को तो 1000 रुपए मिलेंगे, और जो 100 रुपए है रिसिपिएंट खुद गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। इसलिए इसका जो कंटेक्स का नाम है वो आरसीएम पड़ा। आरसीएम, आर का मतलब रिसिपिएंट ही गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएगा। डायरेक्टली रिसिपिएंट ही गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। ठीक है, रिवर्स चल रही है कहानी। पहले फॉरवर्ड में इस तरीके से चल रही थी, आरसीएम में सीधा गवर्नमेंट के पास जा रही है। अगर याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट है, सप्लायर है, रिसिपिएंट है। पहले इस तरीके से हम चल रहे थे, अब सीधा ऊपर जा रहे हैं, रिसिपिएंट ही गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट करा रहे हैं। ये आरसीएम का केस है कि अगर आप अब देखो पूरी लाइन को पढ़ो कि अगर मैम मैंने कोई भी इनवर्ड सप्लाईज करी है, मैंने कोई भी परचेज करी है जिसमें टैक्स मैं खुद ही गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा रही हूँ, तो वो मैं एग्रीगेट टर्नओवर में कंसीडर नहीं करने वाली हूँ। ये मैम ऑब्वियसली हम पहले भी नहीं करने वाले थे, क्योंकि परचेज कभी भी सेल का पार्ट नहीं होती। अब इंक्लूड क्या होगा? आउटवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम एंड एफसीएम। भाई आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या है? सेल्स। अब मैं सेल कर रही हूँ, चाहे वो मैं खुद से टैक्स पे करवाऊँ गवर्नमेंट को, चाहे वो मेरा जिसको मैं सेल कर रही हूँ रिसिपिएंट वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कराए, मुझे मतलब नहीं है। मेरी तो सेल है ना, सेल है ना मेरी। चाहे मैं टैक्स टैक्स पे कराऊँ गवर्नमेंट को, चाहे वो सामने वाला बंदा खुद ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करा दे, मुझे मतलब नहीं है। वो मेरी एग्री का टर्नओवर का पार्ट बनेगा। मैम टैक्स बनेगा? टैक्स नहीं बनेगा। एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगी आपकी सारी की सारी सेल वैल्यू, एक्सक्लूडिंग टैक्स। टैक्स तो पता रखा है आपको, चाहे आप पे कराओ चाहे सामने वाला पर्सन पे कराए, आपको सेल वैल्यू कंसीडर करनी है। अब एग्जेम्प्ट सप्लाई, मैम कोई भी ऐसी अगर मैं सप्लाई कर रही हूँ जो कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। अब एग्जेम्प्ट सप्लाई में ना आपकी तीन चीजें आती है। एक तो होली एग्जेम्प्ट, इसके बाद आपका पूरा पूरा चैप्टर आएगा एग्जेम्पशन का, जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि भाई अगर आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो या ये गुड्स सेल कर रहे हो तो आपको जीएसटी के एम्बिट से बाहर किया जाता है, इस पे जीएसटी नहीं लगाएंगे। गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली उस चीजों को एग्जेम्प्ट किया है। दूसरी क्या आती है आपकी नील रेट, कहते हैं इस पे जीएसटी तो लगेगा, पर अभी कितना लग रहा है? 0% का। जैसे कि दूध, दही, क्रीम, बटर, इन सब चीजों पे, जो आपका डेली ग्रोसरी का सामान हो गया, आटा, दाल, तो इन सब पे क्या है? नील रेट। गवर्नमेंट ने कहा जीरो रेट, कुछ भी नहीं लेंगे। फिर आती है आपकी नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले चार्ट में समझा रखी है। मैम अल्कोहल, लिकर वगैरह, जो पेट्रोलियम 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे, अल्कोहल, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन था, ये क्या नॉन टैक्सेबल सप्लाई, कि इसके ऊपर हम कह रहे कि भी जीएसटी नहीं लगा रहे।
नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है? ये भी कराया था। तो ये भी मेरी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगी। चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई हो, चाहे वो नॉन टैक्सेबल हो, वो भी मेरी सेल के अंदर जाके ऐड हो जाएगी। बेच तो रही हूँ ना मैं, सीधी-सी बात है। चाहे टैक्स लगे, चाहे टैक्स ना लगे, मैं तो सेल कर रही हूँ ना, तो सेल के अंदर काउंट होगी। तो देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल, आकाश इज़ मेकिंग सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सप्लाइज़, 6 लाख की टैक्सेबल सप्लाई करी और एग्ज़ेम्प्ट सप्लाई करी उसने 5 लाख की, तो उसकी एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर हम 6 लाख कंसीडर नहीं करेंगे, 6 + 5 हम 11 लाख रुपए कंसीडर करेंगे उसकी एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर। ठीक है जी, आगे चलो। नम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब भाई गुड्स मैं इंडिया में नहीं बेच रही, बाहर बेच रही हूँ। सेल तो कर रहे हो ना, जहाँ मर्ज़ी बेचो। आगे एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगी और बोथ गुड्स भेज रही हूँ या सर्विस भेज रही हूँ, एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगी। एंड ज़ीरो रेटेड सप्लाई। अब ये ज़ीरो रेटेड सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन या फिर स्पेशल एक्सक्लूसिव ज़ोन भी कह सकते हैं। गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई अगर गवर्नमेंट ने ना पूरे इंडिया के अंदर कुछ-कुछ जगहों पे कुछ स्पेशल एक्सक्लूसिव ज़ोन बना दिए। जिसमें गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप इन लोगों को सप्लाई करोगे, तो हम आपको टैक्स आप पे टैक्स माफ़ कर देंगे। कहेंगे कि आप अपनी बेसिकली जीएसटी के एम्बिट से बाहर हो, आप पे कोई भी इस ट्रांज़ैक्शन में टैक्स नहीं लगेगा। पर सप्लाई तो मैंने किया ना, ज़ीरो रेट सप्लाई करी, इन लोगों को मैंने सप्लाई करी या इन लोगों ने कहीं सप्लाई करी, तो भाई उस पे जीएसटी के दायरे से बेशक आप बाहर हो, पर ये मेरी सप्लाई का पार्ट बनेगी। इंटर स्टेट सप्लाई अगर आपने करी, एक दिल्ली से हटा के दिल्ली से आपने हरियाणा भेजा, यूपी भेजा, आपने मध्य प्रदेश भेजा, कहीं भी भेजा, इंटर स्टेट सप्लाई करी, जीएसटी चाहे लगे, चाहे ना लगे, मुझे मतलब नहीं, वो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगी, ठीक है? टू बी ऑफ ऑल द पर्सन हैविंग द सेम पैन, मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर एक होता है, जीएसटी नंबर हर स्टेट में आप डिफरेंट-डिफरेंट ले सकते हो। यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रखी है कि बेटा देखो, एक सेम पैन पे आप मल्टीपल जीएसटी नंबर्स ले सकते हो। अगर मैं लेट्स सपोज़ दिल्ली में काम कर रही हूँ, तो मेरा दिल्ली का अलग जीएसटी नंबर होगा, हरियाणा का अलग होगा, यूपी का अलग होगा, महाराष्ट्र का अलग होगा, ठीक है? और यहाँ पे आ जाओ मध्य प्रदेश का अलग होगा, तमिलनाडु का अलग होगा। हर स्टेट का जहाँ-जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, वहाँ-वहाँ का मेरा अलग-अलग जीएसटी नंबर होगा। पर जीएसटी नंबर मिलता किसके ऊपर है? हमारे पैन नंबर के बेसिस पे, परमानेंट अकाउंट नंबर के बेसिस पे। तो एक पर्सन के एक पैन पे क्या 28 के 28 स्टेट के अंदर जीएसटी नंबर अलग-अलग हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो आप इंटर-स्टेट सप्लाई कर रहे हो, उस पर वो सब पर्सन सप्लाई कर रहा है, सेम पैन के ऊपर करेगा। मैम एक पैन नंबर पे 28 स्टेट में, 29 स्टेट में, हर स्टेट में अलग-अलग जीएसटी नंबर ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ। टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस एंड इंक्लूड स्टॉक ट्रांसफर टू डीडीपी। अब डीडीपी का मतलब क्या होता है? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है? अब इसका मतलब क्या होता है? ये कहते हैं बेटा अगर आपने स्टॉक ट्रांसफर किया है, एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को स्टॉक ट्रांसफर किया है, पर दोनों अलग-अलग स्टेट के अंदर आ गई हैं, तो उसे हम डीडीपी कहते हैं। अगर ऐसा हमने किया, तो वो भी मेरी सेल का पार्ट माना जाएगा। समझ रहे हो क्या कहने की बात कर रही हूँ मैं? मैम ब्रांच 1 ने ब्रांच 2 को सामान दिया, तो वो भी मैं सेल काउंट करूँगी और एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। उसको भी मैं सेल काउंट करूँगी और एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बहुत ऐसा एग्ज़ाम्पल दूँ ज़ूडियो का, ज़ूडियो की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। ज़ूडियो के काफ़ी सारी ब्रांचेज़ हरियाणा में हैं, दिल्ली में। तो हरियाणा वाली ब्रांच में दिल्ली वाली ब्रांच को अगर सामान भेजा है, तो भाई इसको हम सप्लाई कंसीडर करेंगे और ये मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड हो जाएगी। बट एक्सक्लूड हटेगा क्या? मैम कोई भी टैक्सेस अगर मैंने पे करे, भाई टैक्सेस जो भी मैंने पे करे, वो मैं कंसीडर नहीं करूँगी, मैं सिर्फ सेल वैल्यू कंसीडर करूँगी, ठीक है? एक्सक्लूडिंग जीएसटी और कोई भी अगर आपने नॉर्मल इनवर्ड सप्लाइज़ ली है, कोई भी आपने परचेज़ लिया है, वो पार्ट नहीं बनेगा। तो मैम अगर मैं नटशेल कहूँ, तो मैंने ये चीज़ देखी एग्रीगेट टर्नओवर में जो कुछ दिख जाए, वो सब ऐड होने वाला है, बस जीएसटी ऐड नहीं होगा और परचेज़ेज़ ऐड नहीं होंगी। सिर्फ परचेज़ेज़ मेरी दैट इज़ इनवर्ड सप्लाइज़ और जीएसटी का कंपोनेंट टैक्सेस मेरे ऐड नहीं होंगे। इसके अलावा दुनिया जहान की सारी चीज़ मेरी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनने वाली है। मतलब टोटल सेल्स की कैलकुलेशन के अंदर उसको मैं ऐड करूँगी इन नटशेल। पर ये इतने डिटेल में आपने पढ़ाया क्यों है? इसलिए बिकॉज़ अगर आपको बोले कि एग्रीगेट टर्नओवर को एक्सप्लेन करो, तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि भाई एग्रीगेट टर्नओवर में क्या-क्या चीज़ें आपकी ऐड होने वाली है। 2 चीज़ अब मुझे आपको बतानी है। इंक्लूड्स और एक्सक्लूड्स। एक चीज़ क्या है, 2 अलग-अलग बातें हैं। अगर आपने कोई भी सप्लाई करी है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक एजेंट ने कोई भी सप्लाई करी है, जिस पे प्रिंसिपल का इनवॉइस जा रहा है, प्रिंसिपल का जीएसटी नंबर जा रहा है, पर फिर भी एजेंट की टर्नओवर के अंदर हम वो वैल्यू को ऐड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिया जो है, वो मैकेंसी की एजेंट है, ठीक है जी। अब प्रिया ने सामान जो गुड्स है, वो बेचे हैं रघु को। प्रिंसिपल के जीएसटी नंबर पे
प्रिंसिपल का इनवॉइस पे नाम कट लग लिखा हुआ है, प्रिंसिपल के नाम से इनवॉइस कटा हुआ है। 10 लाख रुपए के उसने गुड्स बेचे हैं, पर ये प्रिया की एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड हो जाएँगे। उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है, पर इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट अगर उसने प्रिंसिपल के बिहाफ़ पे कोई भी सामान बेचा, तो एजेंट की एग्रीगेट टर्नओवर में वो अमाउंट ऐड हो जाएगी। पर इसी का ही उल्टा है जॉब वर्क का केस, एक्सक्लूजन ऑफ जॉब वर्कर टर्नओवर। कहते हैं अगर देखो रेमंड्स है आप सब जानते हो, उसने फैब्रिक भेजा एक जॉब वर्कर को कि भाई अपना ना कोई स्टिचिंग-विचिंग करनी है, इसको कुछ इस तरीके से ऐसे बना के दे दे। सोनू टेलर को जो कि रजिस्टर्ड है, उसने ये सामान भेजा। सोनू टेलर ने जॉब वर्क किया। जॉब वर्क करने के बाद जो फैब्रिक है, उसने अपने ही प्रीमाइसेस से, अपने ही वेयरहाउस से डायरेक्टली कस्टमर को भेज दिए। अब मुझे ये बताओ कि जो सोनू ने उसपे जॉब वर्क का काम किया, क्या वो काम उसने जो था आगे कस्टमर को 10 लाख में बेच दिया वो फैब्रिक? 10 लाख तो बहुत हो गया, 1 लाख में वो फैब्रिक बेच दिया। तो क्या वो 1 लाख रुपए सोनू की एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेंगे? नहीं। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, वैल्यू ऑफ सप्लाई या फिर जो गुड्स हमने बेचे हैं, जो सोनू टेलर ने गुड्स बेचे हैं, वो जो पार्ट बनेगा, वो एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पेमेंट्स बनेगा, ना कि सोनू टेलर। तो ये दोनों चीज़ें हैं, इंटर रिलेटेड लगती है, एक जैसी लगती है, पर दोनों के जो आपके जो ट्रीटमेंट है दोनों के, वो डिफरेंट है। प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट ने बेचा, तो एजेंट के एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट मान लेंगे। पर जॉब वर्कर के केस के अंदर एक पर्सन, एक कंपनी के बिहाफ पे अगर आपने कोई भी जॉब वर्क किया है और वो सामान आपने डायरेक्टली कस्टमर को भेज दिया, तो वो आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा, वो उस कंपनी के टर्नओवर का पार्ट बनेगा। ठीक है? अब जो मैम टर्नओवर हम चेक करेंगे, वो टर्नओवर हम चेक करेंगे सारी की सारी ब्रांचेज़ का अक्रॉस इंडिया। एक सेम पैन नंबर से आपने इंडिया के अंदर जहाँ-जहाँ पे ब्रांचेज़ खोल रखी है, वहाँ-वहाँ से आपने जो भी सप्लाई करी है, उन सबको हम ऐड करेंगे आपकी एग्रीगेट टर्नओवर को चेक करने के लिए। मैम इतना एग्रीगेट टर्नओवर हम कर ही क्यों रहे हैं? बिकॉज़ एग्रीगेट टर्नओवर एक ऐसा लैंडमार्क ट्रीटमेंट है, एक लैंडमार्क ऐसी चीज़ है, जिसको निकालने के बाद हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि इस बंदे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है। तो इसीलिए एग्रीगेट टर्नओवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ एग्रीगेट टर्नओवर इज़ द ओनली टर्म व्हिच डिफाइन्स कि एज़ पर सेक्शन 22 आप जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल हो भी या फिर नहीं हो। ठीक है? तो अब नटशेल की बारी। मैम इन नटशेल बता दो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना। तो एग्रीगेट टर्नओवर में जितनी भी ट्रांज़ैक्शन दिख जाए, सारी की सारी आँख बंद करके ऐड कर देना। सिर्फ़ 3 ट्रांज़ैक्शन ऐड नहीं करनी। कौन-कौन सी? मैम कोई भी टैक्सेस आ जाए, जीएसटी की पेमेंट आ जाए, आपको एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं दिखाना। मैम कोई भी परचेज़ेज़ आ जाए, एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं दिखानी। और मैम तीसरा, कोई भी जॉब वर्कर दिख जाए मुझे उसके अंदर, तो जॉब वर्कर का अमाउंट मैं नहीं डालूँगी। एग्रीगेट टर्नओवर में जॉब वर्कर के एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनाऊँगी। ठीक है? क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल 1। मेसर्स ज़ेनिथ एंटरप्राइजेज़ एंगेज अ मल्टीपल लाइन ऑफ बिज़नेस, बहुत सारे बिज़नेस वो चलाते हैं। ठीक है जी? ऑपरेट करते हैं बहुत सारी स्टेट से। ऑल इट्स बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट सारी की सारी रजिस्टर्ड है और सेम पैन के ऊपर है। मैंने यही चीज़ बताई आपको, जीएसटी नंबर अप्लाई करने के लिए आपको पैन नंबर देना होता है और आपके एक सिंगल पैन नंबर से मल्टीपल स्टेट्स में मल्टीपल जीएसटी नंबर आप गेन कर सकते हो। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उसने ये किया, क्या किया? उसने गारमेंट्स बेचे हैं 8 लाख रुपए के नोएडा, यूपी से। ठीक है जी? टैक्सेबल सप्लाई है, जो भी है एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगी। सीमेंट बेची है मुंबई से 12 लाख रुपए की, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बेचे चेन्नई से 7.5 लाख के, कोलकाता से उसने स्टील की आइटम बेची है और आर्किटेक्चरल सर्विस उसने अहमदाबाद से बेची है 5.5 लाख की। इन सबको ऐड करो, कितनी हो जाएगी? 20, 26, ठीक है? उसके बाद 12.5, ये 12 और 13, ठीक है? ये आपकी 39 लाख रुपीज़ की हो जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, 39 लाख रुपीज़ की आपकी एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे निकल कर आई है। नाउ इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 26 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से करी गई है, उन सबको मैं एग्रीगेट करूँगा, कंसोलिडेट करूँगी ऑल इंडिया लेवल के ऊपर। ठीक है जी? क्योंकि ये सारी सप्लाई जो है वो सेम पैन से करी गई है। अकॉर्डिंगली जो एग्रीगेट टर्नओवर है मेसर्स ज़ेनिथ एंटरप्राइजेज़ की, वो 39 लाख रुपीज़ है। नेक्स्ट एग्जांपल, मिस्टर अर्जुन कुमार जो है वो एक सप्लायर है गुर्जर सर्विस के, जो कि पुणे में सिचुएटेड है। पुणे के अंदर उनका बिजनेस है गुर्जर सर्विस की सप्लाई का। मिस्टर अर्जुन कुमार का, उन्होंने क्या क्या सप्लाई करी है? उन्होंने नील रेटेड गुड्स को बेचा है, जैसे कि लाइव फिश, फ्रेश मिल्क, नेचुरल हनी, जिसके ऊपर जीएसटी लगता है 0% का। भाई एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा, बिकॉज ये आता है एग्जाम सप्लाई में। और एग्रीगेट टर्नओवर में चाहे आपकी टैक्सेबल सप्लाई हो चाहे एग्जाम ऐड होती है, तो 2.5 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ रजिस्टर्ड जॉब वर्कर। मैम रजिस्टर्ड जॉब वर्कर के प्लेस से आपने गुड्स बेचे हैं, तो ये आपकी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा, जॉब वर्कर की एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट
नहीं बनेगा। ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी कि जॉब वर्कर की जगह से प्रेमाइसिस से कोई भी गुड्स बेचे गए, तो वो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा, ना कि जॉब वर्कर के, तो 4 लाख रुपए भी ऐड होंगे। सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय लेबर ऑफ द फैमिली मेंबर्स। भाई कुछ भी बेचो, टर्नओवर का पार्ट बनेगा बिकॉज़ आपने बेचा है, 3 लाख रुपए ऐड। नॉन टैक्सेबल अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मैम चाहे एग्ज़ेम्प्ट हो, टैक्सेबल हो, निल रेटेड हो, नॉन टैक्सेबल हो, ऐड होगा। सप्लाई ऑफ ग्रेप्स, ड्राइड ग्रेप्स एंड रेज़िन्स, टैक्सेबल, टैक्स लगता है 5% का। इस पे उसने हनी परफ्यूम बेचा है, टैक्स लगता है 18% का। बेवरेजेस कुछ बेची है उसने, उस पे टैक्स लगता है 40% का। टैक्सेबल सप्लाइज़, एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट, इन सबको ऐड कर दो। सबको ऐड करने के बाद जो भी कुछ निकल कर आएगा, वो आपकी टोटल एग्रीगेट टर्नओवर निकल कर आएगी, व्हिच इज़ 39 लाख रुपीज़। देखो, कंसीडरिंग द डेफिनिशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर अंडर सेक्शन 26 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो एग्रीगेट टर्नओवर है, उसके अंदर सारे के सारे टैक्सेबल सप्लाइज़ मतलब ये तीनों, निल रेटेड, एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल सप्लाइज, मतलब कि हमारी एग्जेम्प्ट सप्लाइज भी आती है। अकॉर्डिंगली निल रेटेड सप्लाई कितनी है, 2.5 लाख की, ठीक है जी। सप्लाई जो रजिस्टर्ड जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस से हो रही है 4 लाख की, ये रही। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 3 लाख की, ये रही। नॉन टैक्सेबल अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 14 लाख की, ये रही। और बाकी सारी आपकी टैक्सेबल सप्लाइज, ये सारी 15.5 लाख की, डन। टोटल कितनी हो गई, 39 लाख रुपीज। ये आपकी एग्रीगेट टर्नओवर निकल कर आ गई। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। वन लाइनर में याद रखोगे तो जो दिखे सब ऐड कर दो। सिर्फ़ परचेज़ेज़ ऐड नहीं करनी और टैक्सेस ऐड नहीं करने। ठीक है जी? ये आपकी एग्रीगेट टर्नओवर निकल कर आ गई। एग्रीगेट टर्नओवर सिंपल सा मतलब सप्लाई होनी चाहिए। सेल होनी चाहिए, चाहे जीएसटी लगे, चाहे जीएसटी ना लगे, कुछ भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरी सेल का पार्ट है। ये सिंपल सा आपका एग्रीगेट टर्नओवर का कांसेप्ट है, इसको अच्छे से कर लो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। अब हो सकता है आपके मन में ये डाउट रहा होगा, मैम मुझे आरसीएम अच्छे से समझ नहीं आया, मुझे डीडी भी समझ नहीं आया। बेटा देखो, मैं इस पूरे चैप्टर में ना आपको एक लाइन मल्टीपल बार बोलूँगी कि आपका इन्होंने सिलेबस ही इस तरीके से डिज़ाइन कर रखा है, जो मतलब बहुत ही मतलब एक होता है ना वेग तरीके से, कि एक बच्चे को बहुत सीक्वेंस में लेके जाना होता है कि आपको पहले कॉम्पोजिशन लिवाए समझाए, कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है, फिर आरसीएम क्या होता है वो समझाए आपको, फिर ठीक है, उसके बाद आपको और टॉपिक्स जो कि रजिस्ट्रेशन से कनेक्टेड है वो पहले समझाए और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर के ऊपर लेकर आए। पर इन्होंने ना बहुत उल्टा-सुल्टा कर रखा है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करा दिया और उसके बाद वो टॉपिक समझा रखे हैं। तो इसलिए जब आप पूरा का पूरा सिलेबस ऐसा होल कंप्लीट कर लोगे, तब आपको पूरी की सारी चीज़ें एक बारी में क्लियर हो जाएँगी। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज़ देखोगे ना, चाहे आप सीए देखो, सीएस देखो, कुछ भी देखो, उसके अंदर जो जीएसटी का सिलेबस डिफाइंड है, वो बहुत एक सीक्वेंशियल मैनर के अंदर है, जिसके अंदर बच्चा स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलता है। अब आपके ड्यू के करिकुलम में क्या कर रखा है, इन्होंने ना आपको पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा दिया, जिससे आपके जो बेसिक फाउंडेशन है ना, वो उतने अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए हम तो देखो सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, यूनिट के हिसाब से, तो जहाँ-जहाँ पे जो-जो टॉपिक की लिंकेज आएगी, वहाँ-वहाँ पे मैं आपको कनेक्ट करती हुई चलूँगी। बाकी डिटेल में उन चैप्टर के बारे में, उस टॉपिक के बारे में आप उनके रिस्पेक्टिव चैप्टर के अंदर ही पढ़ोगे। बाकी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो-जो बताऊँगी ना वो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? बस आपको एक कन्फ्यूज़न क्लियर कर रही हूँ कि अगर लगता है कि मैम मुझे हल्का-फुल्का कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो जब सब कंप्लीट हो जाएगा ना, जीएसटी एज़ अ होल देखोगे, तब एक-एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी।